नमस्कार साथियों। हम आरपीएस स्कूल लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस में हमने इससे पहले 4 वीडियो लेक्चर लगा लिए हैं और ये हमारा 5वां वीडियो लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे हेलोजन का असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज हम पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन। एबनॉर्मल बिहेवियर एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन। हेलोजन का असामान्य व्यवहार। तो जब भी हम इनको कंपैरिजन करते हैं किन्हीं कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को, तो अलग अलग हेलोजन जो हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग व्यवहार करते हैं, एबनॉर्मल बिहेव दर्शाते हैं हेलोजन को। तो उसको हमें समझना है। तो यहाँ पे क्या मतलब है एबनॉर्मल बिहेवियर का, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखें भी, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी। मैं बात करूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। अब देखें भी, ये मैंने कोई कार्बोकेटाइन बनाया, मैं यहाँ पे ये इस तरह की कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये कार्बोकेटाइन बनाया, ये कार्बोकेटाइन है और यहाँ पे कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये मैंने कार्बोकेटाइन बनाया। उसके बाद में मैं बात करूँगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। फिर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, रिनाइन की का स्थायित्व की बात करेंगे हम। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की जब बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे एक कार्बेनाइन बनाया इस तरह से, ये एक कार्बेनाइन है। यहाँ पे ये हमने एक कार्बेनाइन लिया है और इस कार्बेनाइन में ये एक कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है। फिर हम इसके बाद में बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। तो फिर हम बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। तो हम फिनोल के एसिडिक नेचर की भी बात करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे फिनोल बनाया और यहाँ पे इस फिनोल में यहाँ पर कोई हेलोजन लगा हुआ है। उसके बाद में हम बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड, एसिडिक नेचर एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक अम्ल, एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड की हम बात करेंगे एसिडिक नेचर की। तो देखो भी, यहाँ पे हमने एक ये बेंजोइक एसिड बना लिया और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है। उसके बाद में हम बात करेंगे बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन की। हम बात कर रहे हैं किसकी, बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन की बात कर रहे हैं। बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन की बात करेंगे यहाँ पे, बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन। तो ये हमने यहाँ पे कोई एनिलीन बना लिया है, ये इस तरह से, ये हमारा एनिलीन है और इस एनिलीन में यहाँ पर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो देखो भी, हम क्या कहना चाहते हैं, अब इस बात को समझिए कि इस तरह के जब कंपाउंड्स दिए हों तो हम इनकी स्टेबिलिटी की जब भी बात करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी हेलोजन जुड़े हुए हैं ये सब एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हेलोजन हमारा क्या हो, फ्लोरीन हो, जब हेलोजन हमारे पास क्या हो, फ्लोरीन हो, उस केस में हमें क्या ध्यान रखना है, उस केस में ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जब फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो तब यहाँ पर इसका जो प्लस आर इफेक्ट होता है वो डोमिनेट मानना है हमें, किस पे, माइनस आई इफेक्ट पे। तो यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेट होता है माइनस आर इफेक्ट पे। फिर बात करते हैं यहाँ पे और दूसरे हेलोजन, जैसे कि क्लोरीन की बात कर लें हम, या फिर ब्रोमीन की बात करें, चाहे हम आयोडीन की बात करें। इनके केस में हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनका जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो डोमिनेट रहता है किस पे, प्लस आर इफेक्ट पे। तो इसका मतलब जब ये हेलोजन हो तो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि इनका माइनस आई इफेक्ट जो है उसको हमें डोमिनेट मानना है इनके प्लस आर इफेक्ट पे।
तो इस तरह से देखा साथियों हमने कि एबनॉर्मल बिहेवियर की जब भी बात करते हैं हेलोजन के एबनॉर्मल बिहेवियर की, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जब भी एबनॉर्मल बिहेवियर की बात करते हैं तो जो फ्लोरीन होता है, हमने यहाँ पे जो भी कार्बन आयन, कार्बोकेटाइन या फिनोल बेंजोइक एसिड, एनिलीन, इन सब की स्टेबिलिटी और एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तब हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पे हेलोजन फ्लोरीन हो तो फ्लोरीन के केस में हमें प्लस आर इफेक्ट को डोमिनेट मानना है माइनस आई इफेक्ट पे। और दूसरे हेलोजन अगर यहाँ पे जुड़े हों जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन यहाँ प्रेजेंट हो, तब हमें क्या मानना है, तब हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते समय हमें माइनस आई इफेक्ट को प्लस आर इफेक्ट पर हमें डोमिनेट मानना होता है। अब हम बात करते हैं हेलो एरिन की। हम बात करेंगे यहाँ पे अब हेलो एरिन की स्टेबिलिटी की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हेलो एरिन की बात करेंगे, हेलो एरिन। तो देखो भी ये हमारे पास कोई हेलो एरिन है, इस तरह से यहाँ पे कुछ हेलो एरिन है हमारे पास। अब हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये जो हेलो एरिन है यहाँ पर दो तरह की कंडीशन हो सकती है। क्या क्या हो सकता है, या तो हो सकता है इस हेलो एरिन पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। क्या कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, क्या हो सकता है कि या तो हो सकता है यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे इस बेंजीन रिंग पे अटैक करे और इस हेलोजन को यहाँ से हटा दे, इसकी जगह खुद आ जाए इस तरह से। तो ये हेलोजन जो है वो यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि ये जो बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करे, क्योंकि इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करे। तो यहाँ पर दो तरह की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। तो ये दो तरह की अलग अलग कंडीशन जब यहाँ पे बन रही है तो हम कह सकते हैं कि ये दो तरह की रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जब बात करते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल जब इस हेलो एरिन के ऊपर अटैक करता है, तब उस कंडीशन में जो हेलो एरिन है वो किस तरह का बिहेव करता है, तब यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो क्या समझे हम कि जब जब ये न्यूक्लियोफाइल जो है हेलो एरिन के ऊपर अटैक करता है और हेलोजन यहाँ से निकल जाता है, उस कंडीशन में जो अपना हेलो एरिन है वो किसकी भांति बिहेव करेगा, तब यह बिहेव करता है किसकी भांति, एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव करता है। उस कंडीशन में ये हमारा हेलो एरिन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव करेगा और रिएक्शन जो देगा वो देगा ArSN2। कहने का मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है ये, ArSN2 टाइप की ये रिएक्शन देता है। अब देखें भी यहाँ पे हम बात करें, ये जो रिएक्शन है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ArSN2 रिएक्शन, अब हम बात करते हैं कि ये इसकी रिएक्टिविटी की जब बात आती है, ये इस प्रकार की रिएक्शन जो है इसकी रिएक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है इसकी रिएक्टिविटी की जब भी बात करते हैं तो वो किस पे डिपेंड करती है, हेलो एरिन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगी। वो किस पे डिपेंड करेगी, हेलो एरिन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर डिपेंड करती है। बात को समझे भी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी से क्या मतलब है उस बात को हमें समझना है रिएक्टिविटी से। तो देखो भी ये हमारे पास हेलो एरिन है, हेलो एरिन पे यहाँ पे कौन अटैक कर रहा है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, हेलोजन यहाँ से अलग हो रहा है। तब हम देख पा रहे हैं कि ये जो हेलो एरिन है अपनी वो किसकी भांति बिहेव कर रही है, वो इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव कर रही है। कहने का मतलब इसके ऊपर जो है ये जो है खुद इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव कर रही है। अब देखें भी, अब ये जो हमारी रिएक्शन है यहाँ पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी कब, जब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब जब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ने का मतलब इस पे न्यूक्लियोफाइल जो और तेजी से अटैक करेगा, तो इसका मतलब इसकी क्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। हो रहा है क्लियर। फिर हम देखें भी, जब दूसरी कंडीशन दूसरे केस की बात करें कि जब ये जो हेलो एरिन है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करती है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करती है, तब खुद जो है वो किसकी भांति बिहेव करेगी, ये तब ये खुद किसकी भांति बिहेव करेगी, ये न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव करती है। तो इस कंडीशन में देखो भी, इस कंडीशन में ये जो है वो किसकी भांति बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल की भांति। तो हम लिखेंगे बिहेव बिहेव एज एज द न्यूक्लियोफाइल, बिहेव एज द न्यूक्लियोफाइल, तब यह न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव करती है। अब देखें यहाँ पे जो रिएक्शन है वो हमारी कौन सी होगी, ArSE मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होती है।
अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये जो एरोमेटिक सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इसकी रिएक्टिविटी की जब भी बात करते हैं हम, जब भी हम किसकी बात करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जो रिएक्टिविटी है, इस अभिक्रिया की रिएक्टिविटी, तो देखें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी रिएक्टिविटी की, तो इस अभिक्रिया की जो रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगी भी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे ArSN2 की रिएक्टिविटी की, तो वो रिएक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही थी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे डिपेंड कर रही थी। उसी प्रकार यहाँ पे ArSE जो रिएक्शन है अपनी, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड किस पे करेगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो है अपना हेलोएरिन वो किसकी भांति बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव कर रहा है। इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जब बढ़ जाएगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जब इंक्रीज हो जाएगी, तो इस अभिक्रिया की रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात को समझे। तो अब देखें भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन दोनों अभिक्रियाओं की रिएक्टिविटी की। हेलोएरिन में दो प्रकार की रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक प्रकार की रिएक्शन में तो क्या है कि न्यूक्लियोफाइल जब हेलोएरिन पे अटैक करता है, उस कंडीशन में जो रिएक्शन होती है ArSN2, और यहाँ पे हेलोएरिन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव कर रहा है। और दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि हेलोएरिन जो है खुद इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहा है, और यह खुद न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे ArSE रिएक्शन जो है वो अपने को देखने को मिल रही है। कुल मिला के दोनों में हम देख रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी, यहाँ पे जो पहले प्रकार की ArSN2 रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे, और दूसरी ArSE रिएक्शन जो है इसकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। तो अब हमें ध्यान में क्या रखना है कि चाहे उसकी रिएक्टिविटी, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी के कारण हो, चाहे उसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिसिटी के कारण हो, लेकिन दोनों में हमें जो ध्यान में रखने वाली बात है, वो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि इन दोनों ही केस में रिएक्टिविटी की जब बात आती है, दोनों ही केस में जो हेलोजन होगा उसका -I इफेक्ट जो है वो +R इफेक्ट पे डोमिनेट मानना है। यहाँ पे क्या समझे कि चाहे इलेक्ट्रोफिलिसिटी के कारण रिएक्टिविटी हो, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के कारण रिएक्टिविटी हो, उन दोनों ही केस में हमें क्या मानना है कि यहाँ पे जो भी हेलोजन है उनका -I इफेक्ट जो होगा वो +R इफेक्ट पे डोमिनेट होगा। दोनों ही केस में क्या है कि जो सभी जितने भी हेलोजन है उन सब की सभी हेलोजन का जो -I इफेक्ट जो होता है वो +R इफेक्ट पर डोमिनेट होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के हम क्या समझें कि हेलोएरिन की रिएक्टिविटी चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी की वजह से हो, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिसिटी की वजह से हो, दोनों ही केस में कोई भी हेलोजन हो तो उस हेलोजन का हमें -I इफेक्ट जो है उसको +R इफेक्ट पर हमें क्या मानना है, डोमिनेट मानना है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि जो हमारी हेलोएरिन है, हेलोएरिन में दो प्रकार की रिएक्शन जो हो रही है, उन दोनों प्रकार की रिएक्शन में रिएक्टिविटी की जब भी बात करते हैं, वो रिएक्टिविटी की जब भी हम कंपैरिजन करेंगे, तब हमें क्या मानना है कि यहाँ पे जो हेलोजन है, जो भी हेलोजन है उनका -I इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेट होगा किस पे, +R इफेक्ट पे डोमिनेट होता है। ठीक है। अब देखें भी बात को समझें कि चलो ठीक है, ये इनकी रिएक्टिविटी की बात हमने कर ली, तो रिएक्टिविटी का मतलब हम क्या समझे कि यहाँ पे कोई भी स्पीशीज इस बेंजीन हेलोएरिन में जुड़ रही है, कोई भी स्पीशीज जो है इस हेलोएरिन में कितनी तेजी से जुड़ रही है, उसको वो क्या हो जाएगी हमारी रिएक्टिविटी। कहने का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कितनी तेजी से इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, या ये खुद कितना तेजी से इलेक्ट्रोफाइल जो है इसके ऊपर अटैक कर रहा है, दोनों कंडीशन में जो होती है इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी। ठीक है, ये रिएक्टिविटी की बात थी। लेकिन अब समझने वाली बात ये आती है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ेगा हेलोएरिन में, वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, तो ये एक अलग तरह की रिएक्शन है। ये इसको कौन कंट्रोल करेगा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। अब हम बात करेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की, कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, इस पे आकर जुड़ेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ने वाला है, ऑर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो ArSE विक्रिया में हम बात करेंगे अब यहाँ पे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की भी बात करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, यानी कि निर्देशी प्रभाव, जिसको हम क्या बोलते हैं, निर्देशी या दिशात्मक या निर्देशी प्रभाव। मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। ये चीज जो कंट्रोल होती है, ये कंट्रोल होती है +R इफेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो कहने वाला का मतलब ये हुआ भी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब इस पे जुड़ेगा हेलोएरिन पे,
तो उसका जुड़ना, उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो है, निर्देशी प्रभाव है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? तो वो कंट्रोल होगा, किसके द्वारा कंट्रोल होगा? प्लस आर इफेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? प्लस रिजोनेटिंग इफेक्ट के द्वारा ये। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? कंट्रोल्ड बाई प्लस आर इफेक्ट। ये प्लस आर इफेक्ट से कंट्रोल होता है। ये किससे कंट्रोल होगा? प्लस आर इफेक्ट से कंट्रोल होगा। और हम जानते हैं कि इसमें और तो और पैरा डायरेक्टिव होते हैं, हेलोजन जो होते हैं ना, हेलोजन, वो कौन सी पोजीशन पे इनकी वजह से नेगेटिव चार्ज आता है? और तो और पैरा पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि आल हेलोजन, सभी हेलोजन जो है, आल हेलोजन, सभी हेलोजन जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होते हैं। तो आल हेलोजन्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, ये जो है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होते हैं। सभी हेलोजन जो है वो कैसे होते हैं? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा हेलो एरिन की। जब हमने बात की तो हेलो एरिन में हमने दो प्रकार के केस देखे। जब हेलो एरिन खुद जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव करता है, उस केस में हमने देखा कि इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब यह इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव करेगा। और यहाँ पे जो भी रिएक्शन का टाइप होगा वो कौन सी होगी? ArSN2 रिएक्शन होगी, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर डिपेंड करती है। दूसरे केस में हमने क्या देखा कि हेलो एरिन खुद जो है वो किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करती है, तब वो किसकी भांति बिहेव करता है? तब यह हेलो एरिन जो खुद है वो एक न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो रिएक्शन का टाइप है वो कौन सा है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ArSE रिएक्शन। अब देखें भी यहाँ पे ArSE रिएक्शन की जब बात कर रहे हैं तो अब इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो है उसको वो किस पे डिपेंड करेगी? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करेगी। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि दोनों ही केस हो, चाहे वो ArSN2 रिएक्शन हो चाहे वो ArSE रिएक्शन हो, दोनों ही केस में इनकी रिएक्टिविटी की जब बात करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी को कंपैरिजन करेंगे हम, इनकी रिएक्टिविटी का जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे चाहे कोई भी हेलोजन हो, सभी हेलोजन के लिए हमें ध्यान में रखना है कि उनका -I इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेट हमें मानना है किस पे? प्लस आर इफेक्ट पे। -I इफेक्ट को हम प्लस आर इफेक्ट पे क्या मानना है? डोमिनेट मानना है। अब देखें भी ये रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, तो उसको तो बोलते हैं इसकी रिएक्टिविटी। ये जो रिएक्शन है, दोनों टाइप की रिएक्शन, चाहे ये रिएक्शन की बात करें चाहे ये रिएक्शन की बात करें, ये कितनी फास्ट हो रही है। जब ये कितनी फास्ट हो रही है तब उसको तो हम बोलते हैं रिएक्टिविटी। वो तो बात होगी रिएक्टिविटी की। लेकिन अब हमें ये समझना है कि यहाँ पे ArSE अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा? इसके ऑर्थो, मेटा या पैरा पे जुड़ेगा। तब हम उसको, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का पता होना चाहिए। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? प्लस आर इफेक्ट के द्वारा। प्लस आर इफेक्ट के द्वारा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो है वो क्या होता है? कंट्रोल होता है। अब देखें जो जितने भी हेलोजन है, सभी हेलोजन जो होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होते हैं। सभी हेलोजन जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होते हैं। तो इस तरह से हमने हेलो एरिन की बात की है। कर रहे हैं हेलो एल्कीन की। यहाँ पे हम बात करेंगे हेलो एल्कीन के एबनॉर्मल बिहेवियर की बात करेंगे। हेलो एल्कीन, तो हम जब बात करते हैं हेलो एल्कीन की तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम एक हेलो एल्कीन लिख लेते हैं। ये हमारी कोई हेलो एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH। देखें भी ये CH2 फिर डबल बॉन्ड फिर CH, और यहाँ पे कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है। ये हमने यहाँ पे कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये कोई हमारे पास हेलो एल्कीन है। अब समझें भी बात को, ये जो हेलो एल्कीन है, अब यहाँ पे जो हेलोजन जुड़ा हुआ है इसके, ये जो है वो -I इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे इस हेलोजन का जो इफेक्ट है वो कौन सा है? -I इफेक्ट है। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ये खींच रहा है। पहला तो इफेक्ट ये हो गया। दूसरा, ये जो हेलोजन है वो प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है, और प्लस आर इफेक्ट की वजह से यहाँ पे इस तरह से रेजोनेंस जो है वो उत्पन्न हो जाता है, क्रिएट हो जाता है इसमें। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हेलो एल्कीन है इसमें हेलोजन जो होता है वो दो तरह का इफेक्ट शो करता है। दो तरह का इफेक्ट शो करता है। एक तो -I इफेक्ट जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। दूसरा यहाँ पे ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है जिसकी वजह से इसमें रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है। अब समझे भी, जब ये हेलो एल्कीन की रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवा रहे हैं हम, इस हेलो एल्कीन की रिएक्शन जब हम किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे उस कंडीशन में
ये जो रिएक्शन देगा वो कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन देता है ये, गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है हमें देखने को मिलती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो भी ये जो हेलो एल्किन है ये किसकी भांति बिहेव कर रहा है, खुद एक न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव कर रहा है। तो हम लिखेंगे बिहेव एज द न्यूक्लियोफाइल। ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव कर रहा है, बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल की भांति यहाँ पे बिहेव कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव कर रहा है। अब समझेंगे बात को। जब हम बात कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो यहाँ पे हम दो चीजों से डील करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी रिएक्टिविटी की। तो ये जो रिएक्शन है इसकी रिएक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, कैसे क्या है, उसको हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे रिएक्टिविटी से क्या मतलब है हमारा। तो देखें भी रिएक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिसिटी। रिएक्टिविटी का मतलब हम किससे बात करेंगे, हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे हैं कि अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाए, हेलो एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, तब इसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हम ये पढ़ चुके हैं भी रिएक्टिविटी चाहे वो न्यूक्लियोफिलिसिटी की वजह से हो चाहे इलेक्ट्रोफिलिसिटी की वजह से, जब हम रिएक्टिविटी की बात आती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की जब भी बात आती है, उस कंडीशन में हमें हेलोजन जो होता है उसका माइनस आई इफेक्ट को प्लस आर इफेक्ट के ऊपर क्या मानना है, डोमिनेट मानना है। उस कंडीशन में माइनस आई इफेक्ट जो है उसको प्लस आर इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट मानना है। फिर देखें भी, ये तो होगी इसकी रिएक्टिविटी की बात। कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो तो कितनी तेजी से इसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा, तो वो जो होती है उसको बोलते हैं अपने रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन। और रिएक्टिविटी की जब भी बात करते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी का मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी की जब हम कंपैरिजन करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब हमें ध्यान में क्या रखना है कि हेलोजन जो है उसका माइनस आई इफेक्ट जो होगा, सभी प्रकार के हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो प्लस आर इफेक्ट के ऊपर क्या लेना है, हमें डोमिनेट मानना है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन से पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, उस पोजीशन को जो है वो कौन डिसाइड करता है, वो उस हेलोजन का प्लस आर इफेक्ट जो है वो डिसाइड करता है। तो दूसरी हम बात करें डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की, तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन की हम बात करें अब। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन की जब हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा है पीछे भी कि ये जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस या निर्देशात्मक जो प्रभाव होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है। तो यह कंट्रोल किसके द्वारा होता है, प्लस आर इफेक्ट जो हेलोजन होता है उसके प्लस आर इफेक्ट द्वारा ये कंट्रोल होता है। तो हम लिखेंगे इट कंट्रोल्ड बाई प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन। तो इट इज कंट्रोल्ड इट इज कंट्रोल्ड इट इज कंट्रोल्ड बाई प्लस आर इफेक्ट। ये प्लस आर इफेक्ट से कंट्रोल होता है, किसके प्लस आर इफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑफ हेलोजन के प्लस आर इफेक्ट के द्वारा ये क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो इस तरह से हमने बात की यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन। तो एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन में हमने कुछ एक कंपाउंड्स कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की भी बात की हमने, और एसिड की एसिडिक नेचर और बेस की बेसिक नेचर की बात की। उसके बाद में हमने हेलो एरीन के एबनॉर्मल बिहेवियर की बात की, और अब यहाँ पे हमने हेलो एल्केन के एबनॉर्मल बिहेवियर को कंप्लीटली